दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। अब इस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिख दी है, उसके बाद में यहाँ पर हमने इसका चित्र दर्शा दिया है जिसके माध्यम से हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। साथ में इसके अंदर यानी कि इस प्रकाश संश्लेषण में होने वाली अभिक्रिया को भी यहाँ पर हमने लिख दिया है जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है। और भोजन बनाने की ये जो प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों की, इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले हम इस चीज को चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस भोजन बनाने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आवश्यक पॉइंट होते हैं इस पेड़ पौधों में, वो आपका जड़ होता है, तना होता है और पत्तियां होती हैं, जिसको हमने अच्छे से यहाँ पर दर्शा दिया है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पत्ती होती है, इस पत्ती को एक तरीके से किचन कहा जाता है इस पेड़ पौधों का। यानी कि जो भी भोजन बनते हैं इस पेड़ पौधों में, वो पत्तियों में ही बनते हैं, ठीक है। तो पत्तियों में भोजन बनने के लिए सबसे पहला जो आवश्यक तत्व होता है वो जल होता है। जब तक जल इस पत्ती तक नहीं पहुंचेगा तब तक भोजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जल कैसे इस पत्ती तक पहुंचेगा इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टियों में अंदर तक पूरी बिखरी हुई होती है, ठीक। और मिट्टी में जल के अणु पाए जाते हैं और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जड़ें जब मिट्टी में बिखरी हुई होती हैं तो परासरण की क्रिया के द्वारा ये जल के अणु इन जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जल के अणु और खनिज पदार्थ जो होते हैं वो इस जड़ में परासरण की क्रिया द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। अब परासरण क्या है? परासरण मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये दो कैन है, ठीक है। इसमें पूरा यहाँ पर जल भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा खाली है। तो जब ये खाली हो और यहाँ पर एक पारासारिक झिल्ली लगा दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से जब ये जो जल है वो हल्का हल्का धीरे धीरे इस तरफ भी जाना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक। तो ठीक इसी तरीके से जो जल के अणु हैं वो मिट्टी में बिखरे हुए होते हैं। जल की मात्रा जो होती है वो मिट्टी के अंदर पाई जाती है और जब जड़ें वहां पर जाती हैं तो इन जड़ों में वो जो जल के अणु है वो प्रवेश कर जाते हैं, ठीक। तो यहां से हमने क्या जान लिया कि जल के अणु और खनिज पदार्थ जो हैं वो प्रवेश कर गए इन जड़ों पे, ठीक। अब जड़ों से ये जल पत्ती तक कैसे पहुंचे? पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनके पत्तियों तक, ऊपर शाखा तक कैसे पहुंचे? इसके लिए दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला जो ऊतक होता है वो होता है आपका जाइलम, दूसरा ऊतक जो होता है वो होता है आपका फ्लोएम इन पेड़ पौधों में, ठीक। अब ये जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो जाइलम है, यहाँ पर अगर आप देखें नीली नीली लाइन के द्वारा हमने यहाँ पर इसको दर्शा दिया है। तो ये इतनी मतलब लाइन नहीं होती कि पाइप नुमा कोई लाइन हो और उस पाइप की सहायता से पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऊतक होते हैं जिन्हें यहाँ पर हमने दर्शा दिया है कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो जाइलम नामक ऊतक होता है ये क्या करता है कि ये जो जड़ में जल और खनिज पदार्थ है उसको ये जाइलम ले जाकर ऊपर वृक्ष के ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देता है, ठीक। इतनी बात हो गई। यानी कि जाइलम क्या करता है? जल और खनिज पदार्थ को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक। साथ में अगर हम फ्लोएम की बात करें, यानी कि ये जो रेड लाइन के द्वारा हमने दर्शाया है, इसकी अगर बात करें तो ये जो फ्लोएम होता है ये पत्तियों में बने हुए भोजन को वृक्ष के अनेक पार्ट तक पहुंचाता है, जैसे उनकी शाखाओं तक पहुंचाएगा, जड़ों तक पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भोजन होगा उसको केवल पत्तियों को ही तो मतलब जरूरी नहीं है, तनों को भी तो भोजन और आवश्यक पदार्थ चाहिए, ऐसे जड़ों को भी वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ और भोजन की आवश्यकता तो होती है। तो ऐसे कंडीशन में पत्तियों में बने हुए भोजन को फ्लोएम ले जाकर जड़ों और तनों तक पहुंचाता है।
तो दोनों में आपने डिफरेंस जान लिया। जाइलम क्या करता है, जाइलम जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है, और उसके बाद में फ्लोएम पत्तियों से भोजन को उसके अनेक शाखाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो पत्ती है, पत्ती तक जल और खनिज पदार्थ पहुंच गया। अब इस पत्ती में भोजन बनाने के लिए केवल जल की तो आवश्यकता होगी नहीं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसको आवश्यकता होगी। तो ये जो पत्तियां होती हैं, अगर आप पत्ती को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से, बहुत पास से, बहुत बड़े पत्ते को, तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर आप शरीर को देखें तो शरीर में ये जो आपके बाल, ये रुआं जिसको बोलते हैं, ये निकले हुए हैं, तो आपको शरीर में बहुत महीन महीन छिद्र आपको दिखेंगे। ठीक, और इस छिद्र से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक, ऐसे ही जैसे हमारे हाथों और शरीरों में छिद्र महीन महीन दिखते हैं, ऐसे ही इन पत्तियों में भी महीन महीन छिद्र होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने दर्शा दिया। ठीक, ये जो छिद्र होते हैं इसको बोला जाता है रंध्र। ठीक, अब ये जो रंध्र होता है, इन्हीं रंध्र की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पत्ती में प्रवेश करती है। अब बात उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां पर उपलब्ध होता है, जो पत्तियों में प्राप्त होता है, पत्ती प्राप्त करती है कहां से? तो ध्यान दीजिए, जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारा 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऐसे ऑक्सीजन गैस की बात करें तो 21% ऑक्सीजन गैस आपका पाया जाता है। ऐसे ही अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। तो इसी 0.03% में से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल में बिखरी हुई है, इन्हीं का यूज करता है ये पत्ती भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, वायुमंडल से ये जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अपनी ओर ये ग्रहण करता है रंध्र के द्वारा। ठीक, इतनी बात हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में, तो इसके लिए एक आवश्यक तत्व और होता है, वो होता है सूर्य की उपस्थिति। ठीक, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। तो सूर्य जब उगता है तो सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो सूर्य की जो ऊर्जा है या सूर्य से आने वाले जो आवश्यक पदार्थ होंगे उसको ये पत्ती ग्रहण कर लेती है। ठीक, तो यहां से एक तरीके से देखा जाए तो इस पत्ती में जल और खनिज लवण हो गए, मतलब प्राप्त कर लिया, सूर्य की उपस्थिति यानी सूर्य का प्रकाश ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके रंध्र के द्वारा उसमें पहुंच चुके। तो ये जो मात्रा है ये पर्याप्त है इस पत्ती द्वारा भोजन बनाने के लिए। अब कैसे ये भोजन बनाता है इसको समझने के लिए हम इस रिएक्शन से समझेंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल जो कि पत्ती में पहुंच चुका है, ये दोनों मिलकर सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक, यानी C6H12O6 बना लेते हैं, और साथ में जल और ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं यानी खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेड़ पौधों को कहा जाता है काटा ना जाए। ठीक है, तो यहां से ये ऑक्सीजन छोड़ता है, साथ में ये जो जल की मात्रा है इसको भी बाहर निकालता है। कब निकालता है, कैसे निकालता है, इसको देखिए। अगर आप पत्तियों को सुबह के टाइम में देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी बूंद पत्तियों के ऊपर लगी रहती है। ठीक है, या फिर आप और अदर टाइम में भी देखेंगे तो ये जो पत्तियां होती हैं इन पत्तियों के रंध्र से छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये जो जल है वो बाहर निकलते रहते हैं। ठीक, तो जल बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, बनता क्या है, बनता आपका C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, जो कि इस पत्ती की भोजन के रूप में तैयार होता है। ठीक, अब इस ग्लूकोज को ये जो आपका फ्लोएम होता है ये आपके वृक्ष के या पौधे के हर एक पार्ट तक ले जाकर इस ग्लूकोज को पहुंचा देता है, और जिसको ये भोजन के रूप में अपने ये यूज कर लेती है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब एक चीज यहां पर उठता है कि ये जो प्रक्रिया हुई, ठीक, ये इसको तैयार कैसे, अगर इस रिएक्शन को आपको तैयार करना हो तो कैसे तैयार किया जाए इसको यहां पर देख लीजिए। मान लीजिए कि इस रिएक्शन में ये पेड़ अपना भोजन बना रहा है, आप बनाइए मैगी। ठीक, क्या बनाइए, मैगी बनाइए। यहां से देखिए हम बनाते हैं यहां पर मैगी। मैगी बनाने के लिए हम मान लेते हैं 6 पैकेट मैगी लेते हैं। ठीक, आपको 6 पैकेट मैगी बनाना है,
तो मैगी के स्थान पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। ठीक, यानी आप जब लेंगे तो मैगी लेंगे 4-6 पैकेट, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसका मुख्य चीज है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और 6 पैकेट आप एक तरीके से ले लीजिए। ठीक, प्लस में अब अगर आपको मैगी बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, पानी। ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर 6 पैकेट मैगी बनाना है तो 12 कप आपको पानी डालना होगा, यानी जल डालना होगा। ठीक, इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 पैकेट यहाँ पर H2O यानी कि जल हो गया, तो इससे रिलेट कर इसको आप तैयार कर लेंगे तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं इस इक्वेशन को। ठीक है, अब इसके बाद में अब जैसे देखो, अगर हमको मैगी बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें हीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हीट के लिए जब यहाँ पर हीट की आवश्यकता होगी तो ठीक इसी प्रकार से इस वृक्ष को, इस पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। ठीक, तो इससे ये रिलेटेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनेगा। तो इस चीज को आपको याद करना होगा। ठीक है, कि ग्लूकोज बनेगा और इसका जो सूत्र है वो सिंपल सा है C6H12O6। तो इस चीज को आपको याद कर लेना है। ठीक, साथ में अगर आप आगे आ जाए तो जब ये मैगी तैयार होगा तो उसमें तरी भी तो होगा, तो तरी में आपका मान लेते हैं कि ये जो 12 कप जल डाले थे, 12 कप जल में से 6 कप जल कम हो गया, आप उसको जब हीट किए। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर 6 कप जो जल है उसके रूप में, तरी के रूप में आपको इस मैगी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक इस तरीके से यहाँ पर 6 अणु होंगे जल के, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो मैगी को भी बनाएंगे तो वहां पर वाष्प के रूप में निकलेगा। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर आप समझ लेंगे तो ये चीजें आपको याद करने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो यहां से आपने क्या देख लिया, यहाँ पर आपने 6 अणु ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु ले लिए आपने इस जल के। ठीक, उसके बाद में जब इस तरफ आए तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बन गया। बस यहाँ पर आपको 6 लगा देना, यहाँ पर 6 लगा देना, सिंपल सा तैयार करने का तरीका हो गया। ठीक, अब इतनी बात तो हो गई, इसको तैयार भी आप कर लिए। अब एक चीज आपके मन में उठता होगा कि सूर्य की उपस्थिति में ही क्या ये जो वृक्ष है ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? तो हाँ, सही बात है, ये जो वृक्ष है ये सूर्य की उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन रात्रि के समय में प्रकाश संश्लेषण होता है मगर नाम मात्र का। ठीक है, बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और साथ में होता क्या है कि ये दिन भर, ये जो पेड़ पौधा होता है ये दिन भर अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को बना बनाकर इकट्ठा करता है। ठीक, और रात्रि में उसका यूज करता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखे होंगे जानवरों को, तो जानवर क्या करते हैं, पहले जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, बाद में जाकर उसको चबाते हैं। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से ये जो पेड़ पौधा होता है वो दिन में बहुत अच्छी तरीके, मतलब तीव्र तरीके से ग्लूकोज को बनाता है, यानी कि अपना भोजन तैयार करता है, और रात्रि में उसका यूज करता है बाकायदा। ठीक है, तो ये चीज होता है, और इसी कारण से कहा जाता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर करता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए सांस लेने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। तो ये हमारा होता है प्रकाश संश्लेषण। अब एक चीज मैं आपको अगर बताऊं तो ये कौन सा ऐसा पौधा है, अगर हम आपको बताएं कि कौन सा ऐसा पौधा है वो जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वो पौधा है आपका शैवाल। कौन सा पौधा है, शैवाल है। अब आपके मन में आया होगा कि ये शैवाल क्या है, तो शैवाल जो होता है नदी तालाब में अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो आप देखेंगे तो हरा हरा जमा हुआ होता है, तो वो होते हैं शैवाल। और यही जो शैवाल होता है ये 90% पूरा प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें से 90% प्रकाश संश्लेषण ये करता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आपने यहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आसानी से समझ लिया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।